हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। ठीक, हम पढ़ रहे हैं संविधान के बारे में और संविधान के भाग 1 के बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज हमें पढ़ना है भाग 2। तो जो भारतीय संविधान का भाग 2 है उसमें वर्णन किया गया है नागरिकता के बारे में। नागरिकता क्या होती है? नागरिकता समझ लीजिए एक तरह का अधिकार पत्र होता है। अधिकार पत्र का मतलब यदि आप किसी देश के नागरिक हैं तो आप वहाँ के संविधान में दिए गए मूल अधिकारों के साथ साथ राजनैतिक अधिकारों का भी उपयोग कर सकते हैं। ठीक, तो इसे कहा जाता है नागरिकता। नागरिकता का मतलब ये नहीं होता है कि वो ये प्रमाणित करेगा कि आप इस देश के निवासी हैं। नागरिकता का इससे कोई संबंध नहीं है। जैसा कि आप देखते हैं कि कोई दूसरे देश का भी व्यक्ति है तो उसे नागरिकता मिल जाती है, तो इसका मतलब ये नहीं हो जाएगा कि वो व्यक्ति उस देश का निवासी है। जैसे अगर भारत का कोई व्यक्ति है, उसे अमेरिका की नागरिकता मिल जाए तो ऐसा तो नहीं कहा जा सकता कि वो उसका जन्म अमेरिका में हुआ था, वो अमेरिका का निवासी है, ऐसा नहीं। ठीक, तो नागरिकता का मतलब होता है कि अब आप उस देश में रहकर वहाँ के संविधान में वर्णित जो मूल अधिकार हैं उनका उपयोग करेंगे और उसके साथ साथ राजनैतिक अधिकार जो है उसका भी प्रयोग करेंगे। जैसे विदेश से कोई व्यक्ति हमारे देश में आता है तो वो हमारे देश में भ्रमण करने का अधिकार रखता है, बोलने का अधिकार रखता है, परंतु वो हमारे देश में ज़मीन नहीं खरीद सकता, ना ही वो किसी पॉलिटिकल पार्टी में यानी कि प्रधानी का चुनाव हुआ, ठीक, या फिर विधायक, सांसद, इन सब चीज़ों के चुनाव में वो भाग नहीं ले सकता, तो उसे राजनीतिक अधिकार नहीं दिए जाएंगे। तो ये होता है नागरिकता। तो अब देखिए, जो भाग 2 है उसमें नागरिकता का वर्णन किया गया है और ये अनुच्छेद 5 से लेकर के अनुच्छेद 11 तक जाता है। ठीक, जैसे भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 तक था, इसमें अनुच्छेद 5 से 11 तक है। तो अनुच्छेद देखिए 5 में क्या कहा गया है। 5 में ये वर्णन किया गया है कि किसको नागरिकता कैसी दी जाएगी। तो उसमें 3 बातें कही गई। कहा गया जन्म के आधार पर कि यदि किसी व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ है तो उसे भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। दूसरा कहा गया कि यदि किसी व्यक्ति के माता-पिता भारतीय हैं तो उसे भी भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। तीसरा कहा गया कि संविधान लागू होने से 6 महीना पहले, ठीक, कि हमारे देश में जब संविधान लागू हुआ तो संविधान लागू होने से पहले 6 महीना पहले जो लोग भारत में निवास करते हैं उन सभी को नागरिकता का अधिकार दे दिया जाएगा। ये जैसे हमारा देश स्वतंत्र हुआ तो उतना टाइम नहीं था हम लोगों के पास कि हम लोग एकदम विधिवत नियम बना सके, अच्छे से नियम। तो इन्होंने मोटे-मोटे तौर पर एक नियम बना दिया। कहा कि जन्म के आधार पर यदि किसी व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ तब उसे भारत की नागरिकता दी जाएगी। माता-पिता भारतीय हैं तो भारत की नागरिकता मिल जाएगी। यदि संविधान लागू होने से 6 वर्ष पहले, 6 महीने पहले यदि वो भारत में निवास करने लगा है तो इसका मतलब उस व्यक्ति को भी नागरिकता दे दी जाएगी। ठीक, इतना हो गया कन्फर्म। फिर उसके बाद अनुच्छेद 6 में देखिए, अनुच्छेद 6 में क्या कहा गया। कहा कि वह व्यक्ति जो भारत से पाकिस्तान आना चाहते हैं, जब इंडिया और पाकिस्तान का डिवीज़न हो गया, बंटवारा हो गया, तो ये कहा गया कि जो व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आए हैं, ठीक, अगर वे 19 जुलाई 1948 से पहले उन्होंने भारत में एंट्री कर लिया है, ठीक, तब तो ठीक है। 19 जुलाई 1948 से पहले भारत में एंट्री कर लिया है तो उनको किसी प्रकार की समस्या नहीं है, उनको हम ये नागरिकता का अधिकार दे देंगे। परंतु जो व्यक्ति अब उसके बाद आएगा, यानी 19 जुलाई 1948 के बाद कोई प्रवेश करता है पाकिस्तान से निवासी, पाकिस्तान छोड़कर आया है, कहता है कि नहीं, पाकिस्तान वाले तो बहुत पीट रहे हैं हमको, ठीक, वहाँ पर तो खाने के लाले पड़े हुए हैं, हम तो भूख के मारे मर जाएंगे, यहाँ पर तो बहुत सारी फसलें हैं। तो कहा उसने कि अब हम रहेंगे भारत में, तो डेट मिलाई जाएगी। अगर 19 जुलाई 1948 से पहले आ गया है तो डायरेक्ट उसे नागरिकता मिल जाएगी। अगर उसके बाद आता है तब भरना पड़ता था एक फॉर्म जिसे कहा जाता है परमिट रूल, ठीक, एक फॉर्म अप्लाई करना पड़ता था और फॉर्म अप्लाई करने के 6 महीने बाद, जब आप 6 महीने भारत में रह लेंगे उसके बाद आपको मिलता था भारत की नागरिकता।
तो ये उन व्यक्तियों के लिए कानून था जो पाकिस्तान छोड़कर भारत आना चाहते थे। और जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें हमारे देश भारत से अधिक पाकिस्तान वालों पर भरोसा था। तो कुछ ऐसे व्यक्ति जो पहले भारत से पाकिस्तान गए और जब वहाँ पर उनको कुत्तों की तरह ट्रीट किया गया, कुत्तों की तरह व्यवहार किया गया, तब उन्होंने कहा, अरे हम तो स्वर्ग छोड़कर नर्क में आ गए, अब वक्त फिर से आया है कि हम नर्क को त्याग कर स्वर्ग में जाएं। तो जब व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आया तो ऐसे व्यक्ति जो पहले भारत से पाकिस्तान गए और पाकिस्तान से अब भारत आना चाहते हैं, तो उन व्यक्तियों के लिए रूल था 1 मार्च 1947। अगर 1 मार्च 1947 से पहले उन्होंने भारत में एंट्री ले ली है तब कोई दिक्कत की बात नहीं है, उन्हें नागरिकता दे दी जाएगी। परंतु यदि वो एंट्री करते हैं 1 मार्च 1947 के बाद, तब उन्हें परमिट रूल फिर से भरना पड़ेगा और उसके 6 महीने बाद हमारा जो गृह मंत्रालय है वो उन्हें नागरिकता का अधिकार दे देगा कि ठीक है, आप भारत के अब क्या हैं, नागरिक हैं, आपको नागरिकता मिल गई। ठीक, अब आगे देखिए, 7 तक तो हो गया। अब 8वां नियम क्या कहता है। अब अनुच्छेद 8 में ये बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति विदेश चला जाता है, ठीक, विदेश एब्रॉड जाता है, देश के बाहर। अब देश के बाहर जाकर वो 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल रहता है, तो कहा गया कि यदि कोई व्यक्ति विदेश गया है और उसका उद्देश्य पर्यटन से जुड़ा हुआ है अर्थात भ्रमण करने से, दूसरा कहा गया है शिक्षा अर्थात ज्ञान अर्जित करने के लिए, यानी कुछ व्यक्ति होते हैं जिनको यहाँ पर पढ़ाई अच्छी नहीं लगती, वो जो यहाँ पर LLB की डिग्री होती है वो डिग्री जाकर अब्रॉड से लेते हैं। तो वो लोग, यदि आप पढ़ने के उद्देश्य से जा रहे हैं या नौकरी के उद्देश्य से, ठीक, NRI की तरह कार्य कर रहे हैं, तो यदि इन तीनों में से आपका कोई उद्देश्य है तो आपकी नागरिकता पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ेगा, अर्थात भारत का जो गृह मंत्रालय है वो आपकी नागरिकता रद्द नहीं करेगा। अब अनुच्छेद 9 है। अनुच्छेद 9 में ये कहा गया है कि यदि आप किसी अन्य देश की नागरिकता लेते हैं तो आपकी नागरिकता स्वतः ही समाप्त कर दी जाएगी। यदि आप खुद से किसी दूसरे देश की नागरिकता लेते हैं तो आपकी नागरिकता को रद्द कर दिया जाएगा। ये बताता है अनुच्छेद 9। ठीक, तो अनुच्छेद 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया। अब आते हैं आर्टिकल 10, अनुच्छेद 10 पर। अनुच्छेद 10 में ये कहा गया है कि यदि आप देश विरोधी कार्य करते हैं, देश विरोधी कार्य का मतलब है कि आप अपने ही देश में रहकर अपनी देश की निंदा कर रहे हैं, ठीक, यानी व्यक्तियों की निंदा नहीं कर रहे हैं, ये लोग ऐसे हैं, वो लोग ऐसे हैं, अपने देश की निंदा कर रहे हैं, देश विरोधी कार्य कर रहे हैं, देश में रहकर आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, ठीक, यानी ऐसा कोई कार्य कर रहे हैं तो आपकी नागरिकता को रद्द कर दिया जाएगा। ये देखिए क्या कहा गया कि यदि आप देश में रहकर देश विरोधी कार्य करते हैं, देश की निंदा हो गई, देश में आतंकवाद को बढ़ावा हो गया, ठीक, या किसी देश के यानी देश के राष्ट्रपति हो गए या फिर प्रधानमंत्री, उनके बारे में कुछ अपशब्द कहना, ठीक, तो ऐसी सारी चीज़ों पर यानी देश के अपमान की जैसी चीज़ों के कारण आपकी नागरिकता को रद्द किया जा सकता है। तो ये मोटे मोटे तौर पर बना दिया गया था जब हमारा देश आज़ाद हुआ था। और उसमें जो आर्टिकल 11 था उसमें उन्होंने एक लाइन लिख दिया, ठीक, उन्होंने ये कहा कि नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार संसद तथा उसके गृह मंत्रालय को होगा। कहा कि अभी देश हमारा आज़ाद हुआ है, हमारे पास उतना टाइम नहीं है, तो हम मोटे मोटे तौर पर नियम कानून बना देते हैं कि नागरिकता का ऐसा कानून होगा, मगर आप लोग अपनी बैठक यानी कि अपना सम्मेलन बैठाइए, लोगों को एकत्र कीजिए, अपने राय और विचारों की सहायता से बड़े बड़े लोगों की राय लीजिए और जो बेहतर से बेहतर नागरिकता के लिए नियम हो सकता है उसे बनाइए। तो फिर 1955 में, ठीक, 11 अनुच्छेद 11 में ये कहकर चला गया, यानी यह लिखकर छोड़ दिया गया कि नागरिकता के जो नियम है उसको बनाने का जो अधिकार होगा
वो देश की संसद को होगा और उसके गृह मंत्रालय को होगा। तो जब बैठक हुई, बैठक में लोगों के बहुत सारे फैसले हुए और उसके बाद निर्णय आया, तो उसमें 5 चीज़ें कही गई कि 1955 में नागरिकता संबंधी कानून लाया गया। उसमें 5 चीज़ें कही गई। जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, पंजीकरण, देशीकरण, अर्जित भूमि, कि आपको नागरिकता 5 प्रकार से मिल सकती है। पहला कहा गया कि जन्म के आधार पर, यदि आपका जन्म भारत में हुआ है तब आप भारत के नागरिक कहे जाएंगे। ठीक, पहली बात कि यदि आपका जन्म भारत में हुआ है तो आप भारत के नागरिक कहे जाएंगे। तो ये तो नियम बना दिया गया, मगर इसमें कुछ त्रुटियां रह गई। क्या त्रुटियां? यदि कोई भी कानून अधूरा होता है तो कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति जरूर आता है जो उसका दुरुपयोग करके चला जाता है, तब सरकार की आंखें खुलती हैं और वो उसे संशोधित करता है। तो आप सोच कर देखिए, केवल जन्म के आधार पर यदि आपने भारत में जन्म ले लिया तो आप भारत के नागरिक कहलाएंगे। यदि मान लीजिए हमारा कोई शत्रु देश का मतलब चाइना, अब चाइना जानबूझकर 10-20 ऐसी महिलाओं को भारत की यात्रा पर भेज दे जिनकी डिलीवरी 4-5 दिनों में होने वाली है और वो भारत में आई हुई हैं 10 दिनों के लिए, तो 4-5 दिन के अंतर्गत ही, यानी अंदर ही अंदर उन सबकी संतानें हो जाएंगी, सबके 1-1, 2-2, 3-3 हो जाएंगे। तो यदि उन सबके पुत्र हो जाएंगे तो उन सबको अधिकार मिल जाएगा किसका? नागरिकता का अधिकार। और नागरिकता का अधिकार है तब वो भारत की भूमि को खरीदना स्टार्ट करेंगे और खरीदते खरीदते साफ कर देंगे। तो इससे ये निष्कर्ष निकला कि इस कानून का, ये जो कानून बनाया गया है, जो नियम बनाया गया है, इसका कोई भी आसानी से दुरुपयोग कर सकता है। तो 1998 में यह इसे संशोधित किया गया और कहा गया कि केवल भारत का ही निवासी, ठीक, यदि उसका जन्म भारत में होता है, कहीं और नहीं होता है, तो उसे क्या कहा जाएगा? उसे भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। ठीक, ऐसा नहीं कि विदेश से कोई व्यक्ति आया। इसमें कहा गया कि भ्रमण के दौरान या अन्य किसी विदेशी दौरे के दौरान किसी महिला को प्रसव की स्थिति होती है, यानी शिशु का जन्म होता है, तो उसे नागरिकता का अधिकार नहीं दिया जाएगा। अगला कहा गया जन्म के आधार पर। तो जन्म के आधार पर का मतलब है कि यदि नहीं, वंश के आधार पर। वंश के आधार पर का मतलब है कि यदि आपके माता या पिता दोनों में से कोई भी व्यक्ति भारत के नागरिक हैं तो आपको भी भारत की नागरिकता मिल जाएगी। परंतु जब ये लाया गया नियम, तो उस समय वंश के आधार पर का मतलब केवल पिता के लिए था। किसके लिए? केवल फादर के लिए, कि यदि आपके पिता भारतीय हैं तो आपको नागरिकता मिलेगी। परंतु फिर इसके विरोध में महिलाओं ने अपना प्रदर्शन किया कि पिता के ही आधार पर क्यों, माता के आधार पर क्यों नहीं। ठीक, यदि शादी हुई, शादी होने के पश्चात यदि पति पहले ही मर गया, उसके बाद यदि लड़का पैदा होता है, तो क्या उसे नागरिकता नहीं दी जाएगी? उसे तो नागरिकता मिलनी चाहिए, क्योंकि वो भारत देश का निवासी है। ठीक, तब उसके बाद इसमें भी संशोधन किया गया 1992 में। 1992 में संशोधन किया गया और कहा गया कि माता और पिता दोनों में से कोई भी यदि भारत के नागरिक हैं तो आपको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। उसके बाद कहा गया पंजीकरण। ठीक, अब पंजीकरण की विधि क्या है कि यदि कोई व्यक्ति भारत में आया है और भारत में आने के बाद उसने कोई ऐसी सर्विस कर ली, ठीक, जो यहीं पर रहकर करना पड़ेगा, या वो आकर के व्यक्ति भारत में किसी से शादी कर लेता है। ठीक, अब वो शादी कर लिया, शादी करने के बाद उसे कंफर्टेबल फील हो रहा है कि नहीं, मेरी कंट्री से अच्छा इसी कंट्री में रहना है। ठीक, मगर इस कंट्री में रहने पर उसे बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। ठीक, कि उसका ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनेगा, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बन सकता, वो अपने नाम पर कहीं ज़मीन नहीं ले सकता, ना ही किसी राजनीतिक इकाई में भाग ले सकता है। ठीक, तो ऐसी सारी स्थितियां होंगी। तो व्यक्ति को, मतलब कोई तो ऐसा सोर्स होना चाहिए कि यदि भारत का व्यक्ति आकर रहना चाहता है तो उसे भी नागरिकता का टैग मिले। ठीक, तब कहा गया कि यदि कोई व्यक्ति शादी करता है और शादी करने से लेकर के लगातार 7 वर्षों तक यदि वो देश में ही निवास करेगा, तब हम उसे
नागरिकता का अधिकार दे देंगे। ठीक। फिर आता है देशीकरण। अब देशीकरण की प्रक्रिया क्या है? देशीकरण में भी वही प्रक्रिया है कि आप भारत के निवासी नहीं हैं, ठीक, आप किसी अन्य देश के निवासी हैं, परंतु साइंस एंड आर्ट, आप कला या विज्ञान के क्षेत्र में किसी विशेष प्रकार की उपलब्धि रखते हैं। विशेष प्रकार की उपलब्धि का मतलब कोई बहुत बड़े वैज्ञानिक है, साइंटिस्ट है आप, ठीक, या आर्टिस्ट का मतलब बहुत बड़े संगीत वादक हैं, संगीतकार हैं, फिर या उसके बाद नृत्य करने में आप बहुत दक्ष हैं। ऐसी सारी प्रक्रियाएं कि आपके अंदर कोई ना कोई टैलेंट होना चाहिए जो कि बड़े लेवल का हो, बड़े स्तर का हो। तो आप कला या क्षेत्र के विषय में यदि आपकी जानकारी अच्छी है, ठीक, और यदि आपको भारतीय भाषाओं में से कोई एक भाषा का ज्ञान है, आप कला या विज्ञान के क्षेत्र में एक विशेष स्थान रखते हैं और आपको भारतीय भाषाओं में से कोई एक भाषा आती है, 22 भाषा में से कोई भी एक लैंग्वेज आती है, तो आप लगातार भारत में 10 वर्ष रहिए और हम आपको देश की नागरिकता दे देंगे। ठीक। कहा गया कि आप किसी भी देश के निवासी हो, यदि आप कला या विज्ञान के क्षेत्र में एक विशेष उपलब्धि रखते हैं, तो आपको केवल भारत की कोई एक भाषा आनी चाहिए 22 भाषा में से, और यदि आप देश में लगातार 10 वर्ष रहेंगे तो हम आपको दे देंगे देशीकरण प्रक्रिया द्वारा नागरिकता का अधिकार। ठीक। उसके बाद जो लास्ट पॉइंट बनाया गया वो बनाया गया अर्जित भूमि का। अर्जित भूमि आपको पहले भी डिस्क्राइब किया जा चुका है। अर्जित भूमि का मतलब होता है जब कभी भी भविष्य में यदि भारत किसी अन्य देश को अपने में सम्मिलित कर लेता है, यानी युद्ध के दौरान जब वो किसी पर विजय प्राप्त कर लेगा, तो अब हम लोग एक्स्ट्रा जो लैंडमार्क है उसे हम अपने देश में मिलाएंगे। मतलब वो खुद से नहीं मिल रहा है, हमने उसे अपने परिश्रम से जीता है, तो हमने अर्जित किया है। ठीक। यदि कोई खुद से मिलना चाहे तो उसे अर्जित भूमि नहीं कहेंगे। ठीक। यदि आपने किसी पर विजय प्राप्त कर लिया तो उस भूमि को अर्जित भूमि कहा जाएगा। जैसे पाकिस्तान, उसे लास्ट में भारत में ही विलीन होना है, चाहे कितना भी दिन तक इस तरह सांसें ले ले। ठीक। एक दिन उसकी सांस टूटेगी और जहाँ से उसका जन्म हुआ था वापस वहीं पर लौट कर चला आएगा, क्योंकि जो आत्माएं होती हैं वो परमात्मा से भले ही अलग हो जाए मगर लास्ट में ईश्वर से ही आकर मिलेंगी। तो ये पाकिस्तान एक दिन भारत में ही विलीन होने वाला है। तो जैसे ही पाकिस्तान भारत में विलीन होगा तो अब वो अर्जित भूमि होगी। अब उस अर्जित भूमि पर निवास करने वाले जितने भी व्यक्ति होंगे उन सभी के सभी व्यक्तियों को नागरिकता का अधिकार इस नियम के अंतर्गत दे दिया जाएगा कि आप लोगों को नागरिकता का अधिकार इसलिए मिला है क्योंकि ये भारत है, भारत ने पाकिस्तान को जीता, अब ये अर्जित भूमि होगी और अर्जित भूमि पर जितने भी व्यक्ति रहेंगे उससे अब भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। तो आई होप कि आपको सभी चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक। तो आज केवल इतना ही था। तो जो चीज़ें ना समझ में आई हो उसे कमेंट करें। वीडियो आपको कैसा लगा इसे भी हमें ज़रूर बताएं, और जो चीज़ें ना समझ में आई हो उसे कमेंट करके पूछ लीजिए। ठीक। तो आज के लिए केवल इतना ही। धन्यवाद।